आज हम अपना यूनिट 1 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो हमारे पास 5 लॉ हैं जो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन के। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भाई आपने ये 9th-10th में भी पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे को ये एक्सप्लेन करता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो इसकी एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये बनती है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be converted from one form into another। भाई हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो, आप इसकी एक डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर मास ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑन प्रोडक्ट साइड। किसी भी फिजिकल चेंज में या किसी भी केमिकल चेंज के अंदर जितना मास रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे होगा। और वही पहली डेफिनेशन है भाई, मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास एग्जांपल है भाई, H2 और O2 जो है वो रिएक्ट करके H2O बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो जब हम इसको बैलेंस करते हैं, अभी देखो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर आप मास देखते हो तो मास ये है कि भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 36 ग्राम वाटर बनता है। आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब देखो आपने रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं इसकी स्टिचोमेट्री बनाता हूं पहले, तो इसकी स्टिचोमेट्री हमारे पास ये बन सकती है, देखो इसको हम कहते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यह भी हम पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे। अब इस केस के अंदर देखो ये दो इसके एक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो भाई इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। देखो नंबर क्या है 2 1, भाई इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसके आगे नंबर क्या है 2, तो इसके क्या बनेंगे 2 मोल वाटर। अब 2 मोल का मास निकाल लो, तो 2 इंटू 1 मोल का मास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो H2 का जो मास है वो आएगा 2, तो 2 इंटू 2 ये आ गया 4 ग्राम। अब O2 का जो मास है वो होता है 32 ग्राम, तो देखो 4 प्लस 32, अब प्रोडक्ट साइड पे कितना होना चाहिए 36, तो देखो 2 इंटू 1 मोल ऑफ वाटर का मास होता है 18 ग्राम, तो ये आ गया 36 ग्राम। तो मास ऑन रिएक्टेंट साइड जो है वो किसके इक्वल है, मास ऑन प्रोडक्ट साइड के। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि भाई मास को हम ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन की और क्या बन गया हमारे पास वाटर, और सेम मास जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद देखो इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है इसी लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास एंड एनर्जी। अब ये नई टर्म इंक्लूड करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। यहां पे ये है कि मास ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑन प्रोडक्ट साइड। अगर मास जो है वो रिएक्टेंट साइड का बराबर नहीं है मास ऑन प्रोडक्ट साइड के, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इफ मास ऑन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू मास ऑन प्रोडक्ट साइड, that means some mass is lost। भाई अगर मास ऑन रिएक्टेंट साइड बराबर नहीं है मास ऑन प्रोडक्ट साइड के, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मास जो है वो लॉस हो रहा है। भाई हम एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई ए जो है ये कन्वर्ट हो रहा है बी में। अगर मैंने ये 100 ग्राम लिया, अब मान लेते हैं कि जो बी है वो 99.2 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो, आप देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 0.8 ग्राम, आप इसमें से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास माइनस कर दो, 0.8 ग्राम मास जो है वो क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी हमारे को ये कहता है कि अगर कहीं पे मास लॉस आ रहा है, इफ देयर इज एनी मास लॉस इन रिएक्शन, अगर कहीं पे कोई भी मास लॉस आ रहा है तो वो मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो भाई अब डेफिनेशन ये बनती है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ये कहता है कि मास को ना बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, एनर्जी में। दैट अमाउंट ऑफ मास will convert into energy। जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, एनर्जी में, बाय इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पे ये E जो है ये एनर्जी है, m जो है ये मास लॉस है, और c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट। ये आपने पढ़ा भी हुआ है कि इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आप यहाँ से मास और स्पीड की वैल्यू रख सकते हो, तो कोरस्पॉन्डिंगली जो मास लॉस होगा उसके लिए क्या आ जाएगी, एनर्जी। तो 0.8 ग्राम मास लॉस हुआ है, ये क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ये हमारे पास टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है इसका बेसिक पॉइंट है। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं हम। अब मान लो कि वो हमारे को ये कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, वो कह रहा है, ये उसने हमारे को क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता रखी है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 will react with sodium chloride, NaCl 5.85 ग्राम। उसने NaCl का अमाउंट बता रखा है टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड ये बन रहा है 14.35 ग्राम एंड 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट NaNO3।
वो हमारे को देखो स्टेटमेंट में ये कह रहा है, ये हमारे को स्टेटमेंट गिवन है कि भाई व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, भाई व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसका मास फाइंड करना है हमारे को कि कितना मास सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ, और इसका अमाउंट कितना बता रखा है उसने हमारे को 5.85 ग्राम टू प्रोड्यूस। वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड 14.35 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट 8.5 ग्राम। भाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। ये उसने हमारे को गिवन कर रखा है कि भाई सिल्वर नाइट्रेट कितना रिएक्ट करे NaCl के साथ कि इतने ग्राम सिल्वर क्लोराइड और इतने ग्राम NaNO3 बन जाए। तो भाई अब इस क्वेश्चन पे अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी लगाता हूं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, mass on reactant side is equal to mass on product side। मास ऑन रिएक्टेंट साइड किसके बराबर है, मास ऑन प्रोडक्ट साइड के। तो लेट ये जो मास है ये मान लेता हूं मैं कि x है, x प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू, ये दोनों रिएक्टेंट का मास हमने प्लस कर दिया, ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो सिल्वर क्लोराइड 14.35 बन रहा है प्लस 8.5 ग्राम क्या बन रहा है, NaNO3। तो आप इनको ऐड कर लो, 14.35 8.5 तो ये आ रहा है 22.85 ग्राम, और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x आ जाएगा 22.85 माइनस 5.85, तो ये आ जाएगा अपने पास 17 ग्राम। तो इसका मतलब है कि हमें सिल्वर नाइट्रेट कितना लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे 17 ग्राम लेके चलना पड़ेगा ये रिएक्शन को इस अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो मास आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 17 ग्राम। तो भाई आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को यूज करके आप इसके रिलेटिव और भी न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इसमें एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसके साथ कहीं। देखो मान लो कि हमारे को स्टेटमेंट में ये कह रहा है वो कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है दैट इज NaHCO3 वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। भाई वो हमारे को ये कह रहा है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 वो रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ, और वो यहाँ पे कह रहा है कि एक तो CO2 गैस रिलीज हो रही है, और वो कह रहा है कि यहाँ पे रेजिड्यू बच रहा है। रेजिड्यू का मतलब होता है सॉलिड। वो नहीं बता रहा है वो कि ये क्या बन रहा है, वो हमारे को स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि भाई अगर सोडियम बाइकार्बोनेट 6.3 ग्राम इसके साथ रिएक्ट करता है 15 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ, तो वो कह रहा है कि बताओ CO2 कितनी रिलीज होगी। भाई अगर जो रेजिड्यू रह रहा है वो 18 ग्राम। तो बच्चों फिर आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को लगा सकते हो। तो मास ऑन रिएक्टेंट साइड जो है वो इक्वल आएगा मास ऑन प्रोडक्ट साइड। भाई मास ऑन रिएक्टेंट साइड किसके बराबर होगा, मास ऑन प्रोडक्ट साइड के। तो फिर वैसे ही 6.3 प्लस 15 इज इक्वल टू CO2 का मास निकालना है तो x प्लस 18, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा 21.3 माइनस 18 इज इक्वल टू x, तो x जो है आ जाएगा 3.3। तो भाई इसके रिलेटिवली आपके पास जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो मान लो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास का रिलेशन है, वो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को यूज करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सेकंड लॉ, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन।
तो भाई हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है और उनके अंदर जो उसका रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ elements which are having ratio of their masses constant। भाई कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होता है, सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है और उसके अंदर जो एलिमेंट के मासेस का रेशो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। विच आर हैविंग लिख लो रेशो ऑफ मासेस, रेशो ऑफ देयर मासेस कांस्टेंट। अब देखो इसका एग्जांपल लिखते हैं। देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। अब देखो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो वाटर के टोटल मास 18 ग्राम में 2 ग्राम तो क्या होता है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जो है ये कितना होता है, 16 ग्राम। अब देखो जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है, 1:8 ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि भाई आप वाटर को किसी भी सोर्स से ले लो, चाहे आप वाटर इंडिया में देख लो, वाटर को आप कनाडा में देख लो, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, या आप वाटर को किसी भी सोर्स से बना लो, जो इसके अंदर रेशो रहेगा मासेस का वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे CO2 है, भाई CO2 में कार्बन का जो मास है वो है 12 और जो ऑक्सीजन है वो है 32। भाई एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो O2 का मास होगा 32। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4 पे कट हो जाएगा 3:8। तो ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स इन CO2। ठीक है, तो CO2 में जो रेशियो है कार्बन टू ऑक्सीजन वो 3 क्या रहेगा, 8। भाई अगर मान लो कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो वहां पे बनता है CO2 प्लस CaO। तो जो यहाँ पे CO2 बन रहा है इसमें भी कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो जो है वो क्या रहेगा, 3:8। अगर मैं इसको और किसी मेथड से बनाता हूं तो वहां पे भी जो कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 3:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ही यही है कि भाई अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है या कोई केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट है उनका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है भाई, तो ये बेसिक डेफिनेशन है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन की। अब इसके बाद देखो इसके अंदर इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो जो सबसे पहले लिमिटेशन है कि फर्स्ट पॉइंट ये है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स। भाई जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं ये लॉ जो है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। भाई आइसोटोप क्या होते हैं, तो भाई आइसोटोप वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो वो सेम है बट मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है।
एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कार्बन का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, एक कार्बन C612 है, एक C614 है। भाई अगर आप CO2 को स्टडी कर रहे हैं तो अगर CO2 में ये जो कार्बन है ये 12 वाला है, ठीक है, तो यहाँ रेशो क्या रहेगा, 12:32 विच इज 3:8। भाई अगर आपने CO2 जो है ये कार्बन जो है ये 14 वाला है, तो अब रेशो क्या रहेगा, 14:32 विच विल नॉट बी इक्वल टू 3:8। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा, 7:2 से कट कर रहे हैं तो 7:16। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो वहां पे जो रेशो है वो फिक्स नहीं रहेगा, मतलब जो है वो जो रेशो है वो क्या कर जाएगा, वेरी। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसने हमारे को ये कहा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट जो है वो सेम रेशो में कंबाइन करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, पहले C2H5OH, ये लिमिटेशन 2 है, और एक हमारे पास CH3OCH3 है। ये इसको कहते हैं ईथर, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल है। अब देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। भाई 5 हाइड्रोजन ये हैं, 1 हाइड्रोजन ये है। अब यहाँ पे देखें तो कार्बन 2 है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, हाइड्रोजन 6 है, 3 ये हैं, 3 ये हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो जो यहाँ पे रेशियो आ रहा है मासिस का, 2 कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे भी 24:6:16। हमने ये पढ़ा था कि भाई कंपाउंड जो है वो फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करता है और हमारे को कंपाउंड बना के दे देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशियो तो सेम है, रेशियो सेम है, बट जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है। तो वैसे डेफिनेशन के अंदर क्या था कि भाई हमारे पास जो है वो एलिमेंट में कंबाइन इन सेम रेशियो बट डिफरेंट कंपाउंड में, यहाँ पे था कि फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन फिक्स रेशियो बट कैन गिव डिफरेंट कंपाउंड। भाई जिस रेशियो के अंदर वो कंबाइन कर रहे हैं वो तो फिक्स है, लेकिन जो कंपाउंड है वो क्या बन सकता है, डिफरेंट। तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है ये उसकी 2 लिमिटेशन, भाई इन 2 केसेस के अंदर जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है वो फेल हो जाता है, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो इसको हम न्यूमेरिकल से सोल्व करते हैं या न्यूमेरिकल से समझते हैं, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा इसका। अब देखो न्यूमेरिकल, देखो मान लेते हैं कि उसने हमारे को ये कहा, वो हमारे को ये कह रहा है कि 6.48 ग्राम लेड Pb ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कंबाइंस डायरेक्टली विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है 6.488 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो 1.002 ग्राम है। वो कह रहा है हमारे को कि 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.022 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड पर ऑक्साइड। तो वो हमारे को ये कह रहा है कि यहाँ पे ये क्या बना के दे रहा है हमारे को, PbO2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 6.488 ग्राम लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म PbO2।
उसके बाद वो ये कह रहा है कि लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड दैट इज PbO2 is also formed by heating lead nitrate। और वो कह रहा है कि भाई लेड पेरोक्साइड जो है वो लेड नाइट्रेट करने को हीट से भी बन सकता है एंड इट कंटेन्स 13.38% oxygen in it, show that this statement follows law of constant composition। मैं एक बार स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ। 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंस directly with 1.022 gram of oxygen to form lead peroxide। lead peroxide is also formed by heating। और वो कह रहा है कि जो हमारे पास लेड पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है वो 13.38% है। तो आप ये इस डाटा को यूज़ करके शो करो कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। तो देखो इस केस के अंदर अब हम सबसे पहले तो देखो ये हमने रिएक्शन बना ली। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले ये देखूं कि प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा, तो भाई अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को लगाएं तो प्रोडक्ट कितना बढ़ना चाहिए 6.488 1.002 तो हमारे पास PbO2 बन रहा होगा 7.490 ग्राम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। भाई हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को यूज करके ये कह सकते हैं कि भाई जो PbO2 है वो कितना बन रहा होगा 7.490। अभी आपने ये पढ़ा भी था कि मास ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्टेंट है, इसका सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। अब वो हमारे को ये कह रहा है, अब देखो इसके अंदर अगर हम देखें तो PbO2 कितना है 7.490 ग्राम और इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है इट कंटेन्स 1.002 ग्राम ऑफ O2। ऐसा ही है। तो भाई अब हम ये देख लेते हैं कि अब हमें ना परसेंटेज में लेके चलते हैं इसको। तो 7.490 ग्राम PbO2 के अंदर ऑक्सीजन कितनी है 1.002 ग्राम क्या है ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 ग्राम में कितनी होगी 1 ग्राम PbO2 में होगी ऑक्सीजन 1.002 अपॉन 7.490 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम ये कह देते हैं कि भाई अब हम ना 100 ग्राम में फाइंड कर लेते हैं। तो 100 ग्राम में कितनी होगी 1.002 डिवाइडेड बाय 7.490 ग्राम इंटू 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको सोल्व करके देख लेना, ये वैल्यू आपके पास 13.37 ग्राम आ रही होगी। तो भाई 100 ग्राम PbO2 में 100 ग्राम PbO2 के अंदर ऑक्सीजन कितनी है 13.37 ग्राम है। तो अगर मैं ये लिखूं तो इन 100% PbO2 देयर इज 13.37% O2। अभी यही है ना कि 100 ग्राम में कितनी है 13.37 ग्राम है। तो अगर परसेंटेज लेके चले तो 100% PbO2 में ऑक्सीजन कितनी है 13.37% है। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ रही है यूजिंग रिएक्शन 1। अब वो ये कह रहा है देखो यहाँ पे कि लेड ऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। भाई उसने
लेड नाइट्रेट लिया, इसको हीट किया, तो हीट करने पे वो कह रहा है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट PbO2 बनता है, और उस PbO2 के अंदर ये कह रहा है इट हैज ऑक्सीजन 13.38%। अभी हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में ये पढ़ा था कि भाई आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे भी बना लो, जो एलिमेंट का रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ratio of masses of elements in any compound is fixed। भाई रेशियो जो है मासेस का, किसका, एलिमेंट्स का, किसी भी कंपाउंड में वो क्या है, फिक्स है। तो भाई आप चाहे लेड ऑक्साइड को इस मेथड से बना लो, चाहे आप लेड ऑक्साइड को इस मेथड से बना लो, तो जो PbO2 बन रहा है उसमें ऑक्सीजन तो होगा ये % और बाकी बचा हुआ क्या होगा, लेड। यही ये चीज हमारे को प्रूव कर रही है। तो यहाँ से जो लेड ऑक्साइड बन रहा है उसमें भी ऑक्सीजन इतने % है, यहाँ से जो लेड ऑक्साइड बन रहा है उसमें भी ऑक्सीजन इतनी % है। तो ये न्यूमेरिकल या ये डाटा हमारे को शो करता है कि जो गिवन रिएक्शन है वो किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।